हाँ, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 1908 के उस दौर में लगान सिर्फ एक टैक्स नहीं था। ये ज़मींदारों और काश्तकारों के बीच पावर बैलेंस का एक बहुत बड़ा टूल था। बिल्कुल। ये लगान ही तो तय करता था कि कोई किसान अपनी जमीन पर रह पाएगा या उसे उसे बेदखल कर दिया जाएगा। तो नोट्स के हिसाब से सबसे पहले धारा 51 का आती है। जी, धारा 51 का बहुत ही क्लियर रूल देती है। ये कहती है कि अगर स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के समय किसी जमीन का लगान तय हो गया था, तो उसे भविष्य में बढ़ाया नहीं जाएगा। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात रही होगी। और इसके ठीक बाद धारा 52 आती है ना? हाँ, धारा 52 लगान चुकाने की किस्तों को तय करती है। इसके हिसाब से लगान हर कृषि वर्ष की हर तिमाही के अंत में 4 बराबर किस्तों में चुकाया जाएगा। साल में 4 बार पेमेंट का ये रूल किसानों को एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट देने के प्रेशर से बचाता था। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट याद रखने में आसान है। पर ये पेमेंट होता कैसे था? इसके लिए धारा 53 है। ये पेमेंट के तरीके बताती है। किसान या तो सीधे माल कचहरी में जाकर लगान दे सकता है या फिर उपायुक्त, जिसे हम डीसी कहते हैं, उनके माध्यम से पोस्टल मनी ऑर्डर द्वारा भी भेज सकता है। मनी ऑर्डर वाला ऑप्शन तो उस समय के हिसाब से काफी एडवांस था। इससे एक सरकारी रिकॉर्ड भी बन जाता था। बिल्कुल। और यहीं से हमारे झारखंड IQ 24 नोट्स का पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट कीवर्ड सामने आता है। ये धारा 54 के लिए है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा है। इसका कीवर्ड है रसीद पेनल्टी या रिसिप्ट पेनल्टी। एकदम सही। उस दौर में क्या होता था ना कि जमींदार लगान को ले लेते थे लेकिन रसीद नहीं देते थे, तो कागजों पर किसान हमेशा बकायेदार ही रहता था। इसी कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे मुफ्त मजदूरी करवाई जाती थी। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए धारा 54 लाई गई। हाँ, धारा 54 ये कंपलसरी करती है कि लगान लेने पर भूस्वामी को रसीद देनी ही होगी। अगर वो रसीद नहीं देता है तो इसी रिसीप्ट पेनल्टी कीवर्ड के तहत भूस्वामी को 1 महीने की जेल या 100 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती थी। 1 महीने की जेल या 100 रुपए जुर्माना, ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। रिसीट पेनल्टी से धारा 54 तो एकदम दिमाग में बैठ गई। लेकिन क्या हो अगर जमींदार रसीद देने से ही मना कर दे? यही तो इस एक्ट की खूबी है। धारा 55, 56 और 57 इसी सिचुएशन को एक कहानी की तरह समझाती हैं। देखिए, धारा 55 वो स्थिति है जहां जमींदार रसीद देने से साफ मना कर रहा है या फिर इस बात पर झगड़ा है कि असली हकदार कौन है। तो ऐसे में किसान क्या करेगा? वो तो फंस गया। नहीं फंसा। धारा 56 उसे एक सीधा रास्ता देती है। काश्तकार सीधे डीसी के कोर्ट में जाकर एक लिखित आवेदन के साथ अपना लगान जमा कर सकता है। डीसी वो पैसे लेकर उसे एक लीगल रसीद दे देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन था। और 57? धारा 57 इस कहानी का क्लाइमैक्स है। ये किसान को एक लीगल शील्ड देती है। जो पैसा डीसी के कोर्ट में जमा हो गया उसे लीगल पेमेंट माना जाएगा और उस पैसे के लिए किसान पर कोई मुकदमा या सूट नहीं किया जा सकता। मतलब 55 में इनकार, 56 में कोर्ट में जमा और 57 में मुकदमे से आजादी। बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है। अब अध्याय 9 के दूसरे हिस्से पर चलते हैं जहां बकाया लगान और रूपांतरण के नियम हैं। ये धारा 58 से 63 खातक हैं। इसमें धारा 58 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कीवर्ड है इंटरेस्ट रेट, यानी बकाया लगान पर ब्याज। तो अगर कोई टाइम पर लगान ना दे पाए तो कितना ब्याज लगता था? नियम के हिसाब से इस बकाया रकम पर अधिकतम 6.25% यानी 6.25% सालाना का सिंपल इंटरेस्ट लग सकता है। लेकिन इसमें एक छूट भी है ना? हाँ, अगर किसान वो बकाया अगले कृषि वर्ष के खत्म होने से पहले चुका दे तो ये ब्याज दर घटकर सिर्फ 3% रह जाती है। और इसी धारा में सूर्यास्त नियम या सनसेट रूल भी है, जिसका मतलब है कि ड्यू डेट को सूरज डूबने से पहले पेमेंट नहीं हुआ तभी उसे बकाया माना जाएगा। तो 6.25% और छूट मिलने पर 3%। जी। ये इंटरेस्ट रेट का डेटा धारा 58 की पहचान है। इसके बाद धारा 59 और 60 क्या कहती हैं? धारा 59 पट्टा रद्द होने के बारे में है और धारा 60 एक बहुत ही गहरा इकोनॉमिक रूल देती है जिसे प्रथम भार या फर्स्ट चार्ज कहा गया है। इसका मतलब है कि किसी भी जमीन पर सबसे पहला हक बकाया लगान का ही होता है। तो अगर कोई जमीन बिक रही है
तो पुराने लगान का क्या होगा? अगर जमीन बिकती है तो नया खरीदार पुराने लगान के कर्ज से पूरी तरह फ्री रहेगा। पुराना जो भी लगान है वो जमीन बिकने से जो पैसे मिले ना, उसी में से काटा जाएगा, नए मालिक से नहीं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल रूल है ताकि जमीन खरीदने वाले को कोई कानूनी टेंशन ना हो।